हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर बच्चों अपन ने इससे जो पिछली वाली क्लास थी उस क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, नाभिकीय विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा की गणना की थी। नाभिकीय विखंडन से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी अपन ने एक परमाणु के या एक नाभिक के विखंडन से अपन ने देखी। फिर उसके आधार पर 1 किलोग्राम से अपन ने नाभिकीय विखंडन, 1 किलोग्राम परमाणुओं के नाभिकीय विखंडन से अपन ने क्या निकाली बच्चों, रिलीज एनर्जी का मान निकाला। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे बच्चों द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन का स्पष्टीकरण या द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन की व्याख्या। द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन का स्पष्टीकरण या इसको अपन कह सकते हैं नाभिकीय विखंडन की व्याख्या। या इसको अपन एक और नाम है इसका बोर और व्हीलर की परिकल्पनाएं, यानी व्याख्या कहो इसे या क्या कहें अपन, बोर एवं व्हीलर का मॉडल या बोर एवं व्हीलर की परिकल्पना है। देखो, सबसे पहले द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन को 1939 में बोर एवं व्हीलर ने समझाया। कैसे समझाया बच्चों? बोर एवं व्हीलर ने 1939 में बताया कि एक नाभिक का जो विखंडन है वो द्रव बूंद मॉडल के अनुसार, जो अपन ने द्रव बूंद मॉडल पढ़ा है जिसके अनुसार नाभिक क्या होता है, असंपीड्य द्रव की बूंद, उच्च घनत्व का असंपीड्य द्रव की बूंद के समान होता है। तो उस द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन को भी समझाया जा सकता है। ये किसने बताया? बोर एवं व्हीलर ने 1939 में बताया। द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन को समझाया जा सकता है। इन्होंने बताया द्रव बूंद मॉडल के अनुसार नाभिक क्या होता है, नाभिक एक उच्च घनत्व की असंपीड्य द्रव की बूंद के समान होता है। और इस नाभिक को अपन क्या कह सकते हैं, यानी नाभिक की तुलना किससे कर सकते हैं? द्रव की बूंद से तुलना कर सकते हैं। नाभिक किसके समान होता है? द्रव की बूंद के समान। तो इस द्रव की बूंद के समान जो नाभिक है इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार। द्रव की बूंद का भी आकार क्या होता है? गोलाकार। और उसका कारण क्या है बच्चों? उसका कारण इन्होंने बताया जो कूलाम बल है और जो पृष्ठ तनाव बल है। भाई, द्रव की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है, अपन जानते हैं। तो यहाँ पर भी नाभिक का जो आकार है वो गोलाकार होता है, वो गोलाकार होता है बच्चों। नाभिक का आकार गोलाकार, पृष्ठ तनाव एवं कूलाम बलों के कारण होता है। अब बच्चों आप कहोगे सर नाभिक में कूलाम बल, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं धनावेशित, तो उन धनावेशित प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो क्या होंगे? कूलाम बल होंगे। तो नाभिक का आकार सबसे पहले बोर एवं व्हीलर ने क्या बताया? बोर एवं व्हीलर ने बताया कि नाभिक एक द्रव की असंपीड्य द्रव की बूंद के समान होता है। नाभिक की तुलना अपन एक असंपीड्य द्रव की बूंद से कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने द्रव बूंद मॉडल में पढ़ा कि द्रव बूंद मॉडल के अनुसार भी यही था कि नाभिक द्रव की एक असंपीड्य द्रव की बूंद के समान होता है, उच्च घनत्व की असंपीड्य द्रव की बूंद के समान होता है।
तो वोर एवं व्हीलर ने फिर इसमें क्या बताया बच्चों कि नाभिक को अपन एक द्रव की बूंद के समान माने, तो जिस प्रकार से नाभिक का जो नाभिक का विखंडन होता है उसे द्रव की बूंद मॉडल है, जो द्रव बूंद मॉडल है, उस मॉडल के आधार पर भी समझाया जा सकता है। कैसे समझाया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले इन्होंने बताया कि द्रव की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, वह गुण पृष्ठ तनाव कहलाता। तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। नाभिक का आकार भी पृष्ठ तनाव और कूलाम्ब बलों के कारण ही गोलाकार होता है। तो फिर इसका विखंडन क्यों होता है? तो इसके लिए वोर एवं व्हीलर ने बताया, क्या बताया कि विखंडन किस कारण होता है? नाभिकीय विखंडन क्यों होता है? क्योंकि जो पृष्ठ तनाव बल हैं, पृष्ठ तनाव बल एवं कूलाम्ब बलों में असंतुलन के कारण पृष्ठ तनाव बल एवं कूलाम्ब बलों में असंतुलन के कारण क्या होता है बच्चों? इसका नाभिकीय विखंडन होता है। यानी जो नाभिक का आकार है या जो नाभिक है उसे गोलाकार असंपीड्य द्रव की बूंद के समान माने। इस स्थिति में पृष्ठ तनाव और प्रतिकर्षण कूलाम्ब बल इसके आकार को कैसा बनाए रखते हैं? गोलाकार। जब एक विखंडनीय नाभिक न्यूट्रॉन का क्या करता है? प्रग्रहण करता है, कैप्चर करता है, तो इसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। सबसे पहले बात ये, पृष्ठ तनाव बल और कूलाम्ब बल के असंतुलन के कारण नाभिकीय विखंडन होता है। लेकिन ये असंतुलन उत्पन्न कैसे होता है? इसको उत्पन्न करने के लिए अपन ने नाभिक की जो बूंद है बच्चों, जो नाभिक है बूंद के समान गोलाकार है, उस नाभिक पर अपन क्या एक न्यूट्रॉन आपतित कराएं। तो इस न्यूट्रॉन को ये क्या करेगा बच्चों? कैप्चर करेगा, प्रग्रहण करेगा। और इस न्यूट्रॉन को जब ये प्रग्रहण करता है तो इसमें जो कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल हैं और जो पृष्ठ तनाव बल हैं उनमें क्या हो जाता है बच्चों? असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। और उस असंतुलन को उत्पन्न होने के कारण नाभिक की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, जिससे नाभिक को उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेड एनर्जी प्राप्त होती है। और नाभिक किस में आ जाता है? इस न्यूट्रॉन को ग्रहण करके इसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। न्यूट्रॉन के कैप्चर से, प्रग्रहण से इसको एक्साइटेड एनर्जी मिलती है, उत्तेजन ऊर्जा मिलती है। और उत्तेजन ऊर्जा प्राप्त करके नाभिक किस में आ जाता है बच्चों? उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। यानी जब इस पर वोर एवं व्हीलर ने बताया कि जब नाभिक पर क्या न्यूट्रॉन आपतित कराते हैं तो न्यूट्रॉन को ये क्या करता है बच्चों? प्रग्रहण करता है। और न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके क्या होता है? इसको एक्साइटेड एनर्जी मिलती है नाभिक को, और उस एक्साइटेड एनर्जी, उत्तेजित ऊर्जा को प्राप्त करके नाभिक किस में आ जाता है? उत्तेजित अवस्था में आ जाता है या उत्तेजित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। नाभिक को उत्तेजन ऊर्जा न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा और बंधन ऊर्जा के रूप में मिलती है। नाभिक को उत्तेजन ऊर्जा किससे मिलती है? न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, मैंने बताया इस पर न्यूट्रॉन आपतित कराते हैं। न्यूट्रॉन आपतित तो उसको कैप्चर करता है और उसको कैप्चर करने से इसको उत्तेजित ऊर्जा मिलती है और ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और ये उत्तेजित ऊर्जा या उत्तेजन ऊर्जा न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा और किसके रूप में मिलती है? न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा व बंधन ऊर्जा के रूप में मिलती है। और बच्चों इस उत्तेजन ऊर्जा को प्राप्त करके नाभिक किस अवस्था में आ जाता है? नाभिक
उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है? उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और जब नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तो इस स्थिति में उत्तेजित नाभिक का पृष्ठ कंपन करने लग जाता है और विरूपण बलों के प्रभाव में नाभिक का आकार गोलीय रूप से दीर्घ विकृत होकर नाभिक का आकार गोलीय रूप से विकृत होकर दीर्घवृत्तज रूप प्राप्त कर लेता है। नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, इसमें जो नाभिक है उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और नाभिक का पृष्ठ कंपन करने लगता है और विरूपण बलों के प्रभाव में उत्तेजित अवस्था में आने के बाद नाभिक का पृष्ठ क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है। नाभिक का पृष्ठ कंपन करने लगता है और विरूपण बलों के प्रभाव में नाभिक का गोलीय रूप विकृत होकर कौन सा रूप धर आ जाता है बच्चों? गोलीय रूप विकृत होकर दीर्घवृत्त रूप प्राप्त कर लेता है। यानी नाभिक जब उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तो क्या उसका पृष्ठ कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। और जब पृष्ठ वाइब्रेट करने लगता है तो विरूपण बलों के प्रभाव में नाभिक गोलीय रूप से किस में आ जाता है? दीर्घवृत्त रूप में आ जाता है। यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक नहीं है तो पृष्ठतना बल नाभिक को अपने गोलीय रूप में लाने का प्रयास करते हैं। यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान क्या है बच्चों? अधिक नहीं है। उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक नहीं है तो पृष्ठतना बल क्या करते हैं? नाभिक को अपनी पूर्व अवस्था कौन सी? गोलीय रूप। यदि विरूपण ऊर्जा ज़्यादा नहीं है तो जो पृष्ठतना बल है वो क्या करेगा? नाभिक को अपनी पूर्व अवस्था यानी दीर्घवृत्त से वापस वृत्त या गोलाकार रूप में, पूर्व अवस्था यानी गोलीय रूप में लाने का प्रयास करते हैं। जो पृष्ठतना बल है वो क्या करता है? यदि विरूपण यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक नहीं है तो क्या होगा? नाभिक अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करेगा। किसके कारण? पृष्ठतनाव बलों के कारण। अगर है क्या है? अगर उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक है तो उस स्थिति में कंपन और तेज होते जाते हैं और इसकी जो आकृति है उसमें विकृति बढ़ती जानी है। यानी दीर्घवृत्त रूप से भी ये कैसे धीरे धीरे डंबलाकार रूप में आने लगता है। यानी यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक है, यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक है तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों? इस स्थिति में नाभिक का पृष्ठ और कंपन करने लगता है और नाभिक उत्तेजन ऊर्जा को गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित करके वापस अपने गोलीय रूप में आने का प्रयास करता है। यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान, सबसे पहले मैंने बताया आपको, सबसे पहले नाभिक का जो पृष्ठ है वो कंपन करता है और विरूपण बलों के प्रभाव में गोलीय रूप से विकृत होकर कैसे दीर्घवृत्त रूप में आने लगता है। और यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक नहीं है तो पृष्ठतना बल क्या करते हैं बच्चों? इसे वापस अपनी पूर्व अवस्था यानी गोलीय रूप में लाने का प्रयास करते हैं। यानी बच्चों इसमें क्या होता है कि जो उत्तेजन ऊर्जा है वो तो इसे क्या गोलीय रूप से विकृत करने का प्रयास करती है, दीर्घवृत्त रूप में लाने का प्रयास करती है, और जो पृष्ठतनाव है इसे वापस गोलीय रूप में लाने का प्रयास करता है। इन दोनों के प्रभाव में यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान ज़्यादा नहीं है तो गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। उत्तेजन ऊर्जा किस रूप में निकलती है? गामा किरणों के रूप में निकलती है और ये अपनी पूर्वावस्था गोलीय रूप में आ जाता है। यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक है, उत्तेजन ऊर्जा अधिक है
तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, उस स्थिति में कंपन और बढ़ जाते हैं, कंपन और बढ़ जाते हैं। जो कंपन बढ़ जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इसका आकार और विकृत होता जाएगा और दीर्घवृत्त से कैसा रूप ले लेगा ये, दीर्घवृत्त से डंबलाकार रूप में आ जाता है। डंबल आकार के, डंबल जैसे रूप में दीर्घवृत्त से ये आने लग जाता है। यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक है तो नाभिक भारी होने के कारण इसमें दोलन बढ़ेंगे, यानी जो इसके वाइब्रेशन है, कंपन है, वो बढ़ेंगे और नाभिक डंबलाकार होता जाएगा। और डंबलाकार होने में ये आवश्यक नहीं है कि डंबल के दोनों भागों का आकार समान हो, दीर्घवृत्त से डंबलाकार हो जाएगा। और ये आवश्यक नहीं है कि डंबल के दोनों भागों का आकार समान हो, यानी जो डंबलाकार हैं, दीर्घवृत्त से डंबल आकार में आया है, इसके लिए डंबल के दोनों भाग समान हों यह आवश्यक नहीं है। ये बात जरूरी नहीं है कि जो डंबलाकार आया है वो डंबल दोनों समान आकार के हों, अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों नाभिक में न्यूट्रॉन होने के कारण, नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये डंबलाकार कैसा होता जाएगा, धीरे धीरे इन डंबलों, दो डंबलों में विभक्त होगा और ये दोनों डंबलों के मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी। और जब दोनों डंबलों के मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी तो ये किस अवस्था में आ जाएगा, क्रांतिक अवस्था में आ जाएगा। और एक बार नाभिक क्रांतिक अवस्था में आ गया तो फिर नाभिक अपनी मूल अवस्था को वापस प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात नाभिक का विखंडन होगा ही, नाभिकीय विखंडन होगा ही। ये किसके आधार पर है, ये है बोर एवं व्हीलर के आधार पर या द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन। एक बार मैं डायग्राम के आधार पर इसे आपको बताऊं। मैं ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये क्षणिक होती है, क्षणिक मतलब क्षण भर मात्र में ये पूरी प्रोसेस होती है। इस कंप्लीट रिएक्शन को होने में लगभग 10⁻⁻12 सेकेंड का समय लगता है। देखिए, जैसे सबसे पहले नाभिक किस रूप में होता है बच्चों, नाभिक होता है गोलाकार रूप में। नाभिक का जो रूप है वो कैसा होता है बच्चों, गोलाकार रूप। सबसे पहले नाभिक गोलाकार रूप में होता है। इस पर जब न्यूट्रॉन आपतित किया जाता है, न्यूट्रॉन आपतित किया जाता है नाभिक पर, तो ये नाभिक किस रूप में आ जाता है बच्चों, नाभिक आ जाता है दीर्घवृत्त के रूप में। इस तरह से ये दीर्घवृत्त रूप को ले लेता है। नाभिक पर जब क्या करते हैं, इस पर गोलाकार रूप में होता है, द्रव की बूंद के समान होता है। ये द्रव की बूंद के समान हुआ, द्रव बूंद मॉडल के आधार पर ही बता रहा हूँ। इस पर न्यूट्रॉन अपन ने आपतित कराया तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा और जो उसकी बंधन ऊर्जा है उसको ये क्या नाभिक उत्तेजित ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता है और उत्तेजित ऊर्जा के रूप में प्राप्त करके नाभिक उत्तेजित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और उत्तेजित अवस्था को प्राप्त करने के कारण इसमें कंपन होने लगते हैं, इसके पृष्ठ में कंपन होने लगते हैं, यानी विरूपण बलों के प्रभाव में क्या होता है, इसका गोलीय रूप विकृत होता जाता है और गोला से ये कैसे रूप में आता जाता है बच्चों, ये गोला से ये दीर्घवृत्त रूप में आता जाता है, यानी दीर्घवृत्त रूप को ये क्या कर लेता है बच्चों, प्राप्त कर लेता है। इसके बाद यदि इसमें जो उत्तेजन ऊर्जा है उसका मान अधिक नहीं है तो फिर क्या करेगा, ये गामा किरणों का उत्सर्जन कर देगा और वापस गोलीय रूप में आ जाएगा। और यदि इसमें बच्चों उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक है तो इसमें दोलन और प्रचंड होते जाएंगे, तेज होते जाएंगे दोलन, और दोलन तेज होने के कारण ये इस प्रकार से डंबलाकार रूप को ले लेता है, धीरे धीरे
डंबलाकार रूप स्थिति सी प्राप्त कर लेता है। डंबल जैसी आकृति में ये दीर्घवृत्त से डंबलाकार रूप में आने लग जाता है। कब? जब उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक है। और बच्चों यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक नहीं है तो यहाँ से ये वापस किस में आ जाएगा? गामा किरणों का उत्सर्जन करके इस गोलीय रूप में ही वापस आ जाएगा। उत्तेजन ऊर्जा अधिक है तो वाइब्रेशन और बढ़ेगा और ये किस में आ जाएगा? डंबलाकार रूप में आ जाएगा। डंबलाकार रूप में ये आवश्यक नहीं है कि जो दोनों डंबल हैं वो क्या हों बच्चों? समान आकार के हों। इसके बाद मैंने बताया कि इसमें क्या बच्चों, इसमें प्रोटोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण दोनों डंबलों के मध्य की या दोनों भागों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है और ये क्रांतिक अवस्था को पार कर लेता है। ये कौन सी अवस्था को पार कर लेता है बच्चों? देखो इस स्थिति में सबसे पहले ये गोलाकार, फिर ये दीर्घवृत्त और ये भी दीर्घवृत्त ही ऐसे से ऐसे होगा लगभग बराबर ये दीर्घवृत्त से, और फिर इस स्थिति से या इस स्थिति तक ये दीर्घवृत्त की हैं दोनों। ये भी किसकी है? दीर्घवृत्त की। और यदि बच्चों इसमें क्या हुआ, यदि उत्तेजन ऊर्जा अधिक हुई तो इससे किस रूप में आएगा? ये डंबलाकार रूप में आएगा, डंबल जैसा रूप ले लेगा। और यदि स्थिति उत्तेजन ऊर्जा का मान कम हुआ तो गामा किरणों के रूप में क्या होगा? उत्सर्जन होगा। गामा किरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगी और वापस ये अपने गोलीय रूप को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से ये अगर उत्तेजन ऊर्जा अधिक है तो ये डंबलाकार रूप में आ जाएगा। किसमें? ये है स्थिति सी। ये दीर्घवृत्त की है, ये स्थिति सी, ये कौन सी है? डंबलाकार रूप में आ जाएगा, डंबल जैसी आकृति को प्राप्त कर लेगा। और फिर ये डंबल जैसी आकृति प्राप्त कर ली तो प्रोटोन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। अतः इसकी प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण बल के कारण इन दोनों प्रोटोन जो भाग हैं इनके मध्य की दूरियां बढ़ती जाएंगी। दूरियां बढ़ती जाएंगी बच्चों, तो उन दूरियों को बढ़ने के कारण क्या होगा? ये इस तरह से क्रांतिक अवस्था को पार कर लेगा। ये क्रिटिकल स्थिति आ गई। दोनों भागों के मध्य की दूरी बढ़ती गई तो ये स्थिति डी आ जाती है। इसको बोलते हैं अपन क्रांतिक अवस्था। प्रोटोन के मध्य प्रतिकर्षण के कारण इस तरह की स्थिति डी यानी क्रिटिकल कंडीशन को ये प्राप्त कर लेता है, क्रांतिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और यदि नाभिक एक बार क्रांतिक अवस्था में आ जाए तो ऐसी स्थिति से नाभिक अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट पाना इसका क्या होता है? संभव नहीं होता है। और फाइनली क्या होता है ये बच्चों? दो अलग अलग नाभिकों में, हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है? विखंडित। ये ई स्थिति को प्राप्त कर लेता है और दो अलग अलग नाभिकों में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। ये द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन है। क्या है बच्चों? द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन। इस कंप्लीट प्रोसेस को होने में लगभग 10⁻⁻12 सेकंड का समय लगता है। यानी क्षण मात्र का इसमें क्या लगता है? टाइम लगता है। अतः कंप्लीट रिएक्शन किसमें होती है? क्षणिक होती है। नाभिक के विखंडन के लिए आवश्यक है कि विखंडन की क्रांतिक अवस्था प्राप्त हो, और इस क्रांतिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए नाभिक को दी गई ऊर्जा क्रांतिक विरूपण ऊर्जा कहलाती है। जब तक नाभिक इस अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा, क्रांतिक अवस्था को, तब तक जरूरी नहीं है कि नाभिक का क्या हो बच्चों? नाभिक का विखंडन हो। इस स्थिति पर आने के बाद श्योर हो जाता है कि अब नाभिक टूटेगा ही, वो वापस अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। नाभिक की वह स्थिति जिससे नाभिक पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट सकता, जिसके बाद उसका नाभिकीय विखंडन होना ही क्या होता है? निश्चित होता है। वह अवस्था क्या कहलाती है बच्चों? क्रांतिक अवस्था कहलाती है। और नाभिक की क्रांतिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसको दी जाने वाली ऊर्जा इस स्थिति से इस स्थिति तक नाभिक को लाने के लिए
जितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है अपन को, यानी नाभिक को क्रांतिक अवस्था प्राप्त करने के लिए दी गई ऊर्जा क्रांतिक विरूपण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्रांतिक विरूपण ऊर्जा क्या होती है, या इसको एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। नाभिक की क्रांतिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसे दी जाने वाली ऊर्जा किस रूप में देंगे, ऊर्जा वो अपन जानते हैं, यहाँ पे उत्तेजन ऊर्जा के रूप में देंगे। और कैसे देंगे, उस पर अपन न्यूट्रॉन आपतित करा के देंगे, और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा और बंधन ऊर्जा के रूप में क्या मिलेगी, इसको उत्तेजन ऊर्जा मिलेगी। और उस उत्तेजन ऊर्जा से किस में आ जाएगा, उससे आ जाएगा अपनी क्रांतिक अवस्था में। तो नाभिक को उसकी क्रांतिक अवस्था तक लाने में, उसकी मूल अवस्था से क्रांतिक अवस्था तक लाने में दी जाने वाली ऊर्जा क्रांतिक विरूपण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यानी नाभिक को उसकी मूल अवस्था से क्रांतिक अवस्था तक लाने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों, क्रांतिक विरूपण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यानी मूल अवस्था से किस रूप तक, क्रांतिक अवस्था तक लाए, उसके लिए दी जाने वाली ऊर्जा को अपन सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब इसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे बच्चों, इस तरह से ये द्रव्यबूंद मॉडल के आधार पर क्या हुआ, नाभिक। इसके बाद बच्चों अपन जो नाभिक की क्रांतिक अवस्था में ये जो दो भाग हैं, इन दोनों भागों के मध्य की दूरी और इनकी स्थितिज ऊर्जा के आधार पर नाभिकीय विखंडन को पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा के आधार पर और इनकी मध्य की दूरी के आधार पर नाभिकीय विखंडन को पढ़ेंगे। वो मैं आपको बता दूं, देखिए इस क्रांतिक स्थिति को या क्रांतिक अवस्था को सदस्पर्श की स्थिति भी कहते हैं। यानी इस स्थिति में नाभिक दोनों अलग अलग विखंडित होकर अलग नहीं होते, लेकिन सदस्पर्श यानी स्पर्श की स्थिति में होते हैं। तो इसे कौन सी कहते हैं अपन बच्चों, सदस्पर्श की स्थिति भी कहते हैं। जैसे r बराबर 0 पर नाभिक का गोलीय आकार होता है, जिसमें बंधन ऊर्जा या निर्मुक्त ऊर्जा का मान अपन निकालें तो बंधन ऊर्जा या निर्मुक्त ऊर्जा का मान MAZ, जिस नाभिक का विखंडन हो रहा है उससे जो नाभिक बन रहे हैं MA1, Z1 माइनस M ऑफ A2, Z2। समझना बच्चों, ये एक नाभिक था, इससे ये दो उत्पाद नाभिक बने, तो इन दोनों के द्रव्यमान इसमें से घटा दूंगा मैं। ऊर्जा निकाल रहे हैं अपन तो ऊर्जा के लिए, और ये द्रव्यमान क्या आ गई, द्रव्यमान क्षति, और इस द्रव्यमान क्षति को मैं c² से गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगी बच्चों, बंधन ऊर्जा या ऊर्जा का मान इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ MAZ विखंडित होने वाले नाभिक का द्रव्यमान है, MA1Z1 और MA2Z2 उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान हैं, और c² से आइंस्टीन के c² से गुना करके आइंस्टीन ऊर्जा द्रव्यमान संबंध के अनुसार अपन ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि दोनों नाभिकों या उत्पाद नाभिकों की त्रिज्या R1 R2 हो तो कूलाम ऊर्जा का मान Z1 Z2 E² अपॉन R1 R2 होगा। कूलाम ऊर्जा EC बराबर होगा Q1 Q2 अपॉन R के बराबर होगा। EC का मान स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, वो Z1 Z2 यानी Z1, दूसरा एक का आवेश Z1 E मान रहे हैं अपन, दूसरे का जो उत्पाद नाभिक है उसका Z2 मान रहे हैं, तो Z1 Z2 इंटू E², भाई Z1 E इंटू Z2 E अपॉन इनकी त्रिज्या R1 और R2 मान रहे हैं तो R1 प्लस R2। ये क्या हो गई, EC का मान। ये किसका मान हो गया बच्चों, EC बराबर होगा, यानी कूलाम ऊर्जा बराबर होगा।
जो उत्पाद नाविक बन रहे हैं उनकी कूलाम ऊर्जा का मान होगा EC बराबर Z1 Z2 E स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। ऊर्जा के आधार पर अपन बच्चों नाविक के केंद्र से दूरी के सापेक्ष नाविक की ऊर्जा में परिवर्तन देखें तो देखना इस तरह से, ये R का मान देखें अपन और इधर ऊर्जा का मान देखें, ऊर्जा E का मान देखें। एक निश्चित पर अपन क्या कर लें, निश्चित बिंदु पर, जैसे ये नाविक है एक, इसके बाद ये इसकी सदिस्पर्श की स्थिति आ गई, ये स्थिति कौन सी आ गई इसकी, सदिस्पर्श की स्थिति। यहाँ ये दोनों विखंडित नहीं हुए, क्रांतिक अवस्था में आ गए और इसके बाद ये यहाँ नाविक दोनों अलग अलग हो गए। R का मान इधर बढ़ता जा रहा, ठीक है। इधर ऊर्जा है अपन ने, ये एनर्जी है, एक अपन ने निश्चित ऊर्जा ले ली EC, ठीक है बच्चों। अब अपन देखेंगे क्रांतिक अवस्था पर या जो कौन सी सदिस्पर्श की स्थिति है, यहाँ सदिस्पर्श की स्थिति लाने के लिए इसको दी जाने वाली ऊर्जा, सदिस्पर्श की स्थिति लाने के लिए इसको दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा की अपन बात करें बच्चों तो देखना सदिस्पर्श के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, ये सदिस्पर्श की स्थिति है जब दोनों नाविक अलग नहीं हुए लेकिन अलग होने की स्थिति में हैं। तो उस स्थिति के लिए इस ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए, देखिए देखो बच्चों, मैं तीन स्थितियां ले रहा हूं, एक स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति, तीन स्थितियां लिए। इसमें इस सदिस्पर्श की स्थिति के लिए इसकी जो ऊर्जा है वो अपन EC मान रहे हैं। तो इसके लिए ये स्थितियां देखना बच्चों, स्थिति A, स्थिति V और ये स्थिति C। अब आप मैं सीधा शॉर्ट में बताऊं, यहाँ सदिस्पर्श के लिए जो ऊर्जा का मान है EC के बराबर है बच्चों। और यदि ऊर्जा पहली स्थिति की बात करें, स्थिति A की बात करें तो इसमें ए बिंदु पर ऊर्जा का मान क्या है, ग्रेटर देन EC, यानी सदिस्पर्श की स्थिति तक लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा से भी अधिक ऊर्जा दे रहे हैं अपन। भाई सदिस्पर्श की में आ गया तो विखंडन तो होगा ही, तो इसके लिए इस स्थिति के लिए क्या होगा, जब EA इज ग्रेटर देन EC या EA इज ग्रेटर देन EC, इससे ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं तो नाविक का क्या होगा, इस स्थिति में नाविक का विखंडन होगा, नाविक का विखंडन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब मैंने बताया था आपको R दूरी बढ़ने के साथ साथ इसमें ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। इधर ये अपन ने गोलाकार रूप, फिर दीर्घवृत्त, फिर डमलाकार और ये सदिस्पर्श की स्थिति आ गई। इसको पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा EC है। तो जब मैं इसको कितनी स्थिति A में कितनी ऊर्जा दे रहा हूं, EA, और आप देख रहे हो ऊर्जा का मान EA इज ग्रेटर देन EC है, यानी ऊर्जा जो अपन दे रहे हैं वो क्या है बच्चों, वो ऊर्जा कितनी है बच्चों, उस ऊर्जा का मान है इस EC ऊर्जा से अधिक है। यानी नाविक के विखंडन के लिए ये कूलाम ऊर्जा या संभावना कब बढ़ेगी, जब ऊर्जा का मान EC के बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा। विखंडन की प्रक्रिया संभव कब होगी, जब नाविक का द्रव्यमान उत्पाद नाविकों के द्रव्यमान से अधिक होगा और नाविक में ऊर्जा EC, EF ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा या ये जो सक्रियण ऊर्जा है ये EA का मान क्या होगा बच्चों, इस EC से अधिक होगा। इस सक्रियण ऊर्जा का मान किससे अधिक होगा बच्चों, इससे EC से अधिक होगा। पहली स्थिति में अपन देख रहे हैं कि जो ऊर्जा दे रहे हैं वो ऊर्जा कितनी है, इस EC से अधिक है। और ये स्थिति होती है जिन नाविकों की द्रव्यमान संख्या A इज ग्रेटर देन 250, उन नाविकों में
दी जाने वाली एक्टिवेशन एनर्जी या इसे EF भी कहते हैं, उसका मान इस कूलाम ऊर्जा या इस सदस्पर्श की स्थिति वाली ऊर्जा से हमेशा अधिक होता है। तो बच्चों जब उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है या उनको जो दी जाने वाली जो सक्रियण ऊर्जा है वो इस सदस्पर्श वाली स्थिति या इस EC कूलाम ऊर्जा से अधिक है तो विखंडन होगा। तो ये भारी नाविकों में होता है ऐसा, तो इनका क्या होता है, स्वतः विखंडन हो जाता है। समझ गए पहली स्थिति। स्थिति C की बात करें बच्चों, स्थिति C में आप देख रहे हो, स्थिति C में क्या है, ये स्थिति C EC, स्थिति C पर ऊर्जा आप EF, इस पर भी EF मान लो स्थिति, ये जो ऊर्जा है ये तीनों में EF है और ये EC है। तो स्थिति A में तो EF इज ग्रेटर देन EC थी, इसमें EF इज लेस देन EC या EF इज लेस देन EC, यानी इसको जो दी गई ऊर्जा है एक्टिवेशन एनर्जी है वो इस क्रांतिक अवस्था तक लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा से क्या है बच्चों, कम है, यानी EF इज लेस देन EC। तो इस स्थिति के लिए क्या होगा बच्चों, इस स्थिति के लिए इसका विखंडन नहीं होगा और यानी इनका विखंडन नहीं होगा और ये गामा किरणों का उत्सर्जन करके क्या होगा, ये वापस मूल अवस्था में आ जाएंगे। गामा किरणों का उत्सर्जन होगा और नाभिक वापस अपनी किस में आ जाएगा, मूल अवस्था में, नाभिक मूल अवस्था में आ जाएगा। अब स्थिति अपन बात करें कौन सी की, स्थिति B की। स्थिति B में आप देख रहे हो बच्चों, स्थिति B में स्थिति B में क्या है, स्थिति C की बात करें तो स्थिति C में तो क्या है, EF इज लेस देन EC, यानी इस स्थिति में क्या होगा, EF इज लेस देन EC। तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देंगे तब इतनी ऊर्जा होगी और इतनी ऊर्जा अपन दे नहीं पाएंगे तो इनका विखंडन नहीं होगा और ये मूल अवस्था में आ जाएंगे। अतः नाविक, इनका नाविक का क्या होगा, विखंडन नहीं होगा, यानी ये नाविक कैसे होंगे, स्थायी नाविक होंगे। इन नाविकों का विखंडन नहीं होगा, मतलब ये नाविक क्या होंगे बच्चों, इनको विखंडित करने के लिए अत्यधिक आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इनके विखंडन की संभावना क्या होगी, बहुत कम होगी, अर्थात ये स्थायी नाविक होंगे। A इज लेस देन 85 द्रव्यमान संख्या वाले नाविकों में ऐसा होता है। अतः इन नाविकों का विखंडन नहीं होता है, मतलब ये कैसे होते हैं, स्थायी नाविक होते हैं। अब बात करें स्थिति B की। स्थिति B में क्या है, EF इज लेस देन EC। देखना स्थिति B में अगर मैं थोड़ी सी ऊर्जा दे दूंगा बच्चों तो ये ऊर्जा क्या हो जाएगी, इस ऊर्जा से ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी तो इसका विखंडन हो जाएगा। और यदि इसकी ऊर्जा मैंने नहीं दी इतनी ऊर्जा तो इसका विखंडन नहीं होगा। अगर मैंने ऊर्जा नहीं दी इतनी तो गामा किरणों का उत्सर्जन होगा और अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। इधर आ गया तो मैं देखना इस स्थिति पे अगर ऊर्जा नहीं दी तो ये क्या करेगा, गामा किरणों के रूप में ऊर्जा का क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और मूल अवस्था में आ जाएगा। और अगर ऊर्जा दे दी तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और इसका क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। यानी स्थिति B में अगर ऊर्जा नहीं दी तो गामा किरणों के रूप में क्या होगा, उत्सर्जन, और ऊर्जा दे दी तो फिर क्या हो जाएगा, नाभिक का विखंडन हो जाएगा। एक बार फिर समझा दूं, स्थिति A में अपन स्थितिज ऊर्जा के आधार पर और दूरी r के आधार पर पढ़ रहे हैं। ये नाविक है, ये इसकी क्रांतिक अवस्था या सदस्पर्श की स्थिति है और ये इसका विखंडन है। क्रांतिक अवस्था के लिए आवश्यक ऊर्जा EC कूलाम ऊर्जा के बराबर ले रहा हूं मैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर ले रहा हूं। स्थिति A में इसकी ऊर्जा पहले से ही क्या है, इस कूलाम ऊर्जा से बहुत ज़्यादा है। द्रव्यमान संख्या A इज ग्रेटर देन 250 वाले नाविकों में ऐसा होता है। अतः ये नाविक अस्थायी नाविक होते हैं, इनका स्वतः विखंडन हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, स्वतः विखंडन हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये इनकी ऊर्जा तो एक्टिवेशन एनर्जी से पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने आप ही विखंडित हो जाते हैं। स्थिति C की बात करूँ तो लेस देन है बच्चों। जब ये लेस देन है तो इनमें क्या होगा, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी देने की, इतनी ऊर्जा अपन बाहर से दे नहीं सकते। अतः ये नाविक का विखंडन संभव नहीं होता है, यानी ये स्थायी नाविक होते हैं। स्थिति B में ऐसे नाविक होते हैं जिनको अपन ऊर्जा दे दें, नाविक उन पर क्या कराएं, आपतित कराएं, तो ऊर्जा प्राप्त करके क्या कर जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। और अगर नहीं दें तो ये गामा किरणों के रूप में जो इनकी ऊर्जा है उसे रिलीज कर देते हैं और वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार से इनका क्या होता है, नाभिकीय विखंडन जो
इनकी ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, और दूरी r के आधार पर अपन समझ सकते हैं। आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। यानी आज क्लास में अपन ने नाभिकीय विखंडन का स्पष्टीकरण या व्याख्या किसके आधार पर की? द्रव्य मॉडल के आधार पर। इसे बोर व्हील मॉडल भी कहते हैं, बोर एवं व्हीलर का मॉडल भी कहते हैं, या बोर एवं व्हीलर की परिकल्पना है। और साथ में मैंने आपको इसी में ये स्थितिज ऊर्जा और दूरी r के कारण भी नाभिकीय विखंडन को मैंने इसी से समझा दिया। धन्यवाद बच्चों।